खबरों का सारथी। बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। अंबेडकर को लेकर संसद में हंगामा, कांग्रेस ने जय भीम के नारे लगाए। भाजपा बोली इनका अपमान का इतिहास आज ढोंग कर रहे हैं। अंबेडकर के मुद्दे पर पीएम से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा स्पीकर भी पीएम से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी से मिले शरद पवार, संसद भवन में की मुलाकात। किसानों के मुद्दे से जुड़ी पीएम मोदी से हुई मुलाकात। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम का केजरीवाल ने किया ऐलान। एलजी ने सीएम आतिशी को दिए निर्देश, 19 से 20 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाकर पेश करे 14 लंबित कैग रिपोर्ट। कैंसर की एडवांस स्टेज में मरीजों को जल्द मिलेगा सटीक और सुलभ इलाज, एम्स ने तैयार की थेरेपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते खबरों की ओर। भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 38 वर्षीय अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट में एक मजबूत छाप छोड़ी है। उन्होंने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में अपना टेस्ट करियर शुरू किया था और 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में केवल अनिल कुंबले ही नहीं, अश्विन से आगे हैं जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। अश्विन ने अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर 41 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैचों में भारत के लिए सर्वाधिक 195 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 116 वनडे मैचों में 156 विकेट और 65 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 72 विकेट भी लिए हैं। उनके शानदार उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए एक गर्व का विषय बनी हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्टार भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 48 साल के अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में भी भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 6 नवंबर 2011 को दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की शुरुआत करने के बाद से अश्विन ने कुल 106 टेस्ट मैच खेले और 537 बल्लेबाजों को आउट किया है। टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में सिर्फ अनिल कुंबले ही अश्विन से आगे हैं। कुंबले ने 619 विकेट लिए हैं। अश्विन ने भारत के लिए 41 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैच खेले हैं और उनके नाम सबसे ज्यादा 195 विकेट हैं। टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के अलावा अश्विन ने भारत के लिए 116 वनडे मैचों में 156 विकेट और 65 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 72 विकेट हासिल किए हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। वे अब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। वे अब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ा है। टेस्ट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बुमराह ने बुधवार को ब्रिस्बेन के गाबा ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन मार्नस लाबुशेन को आउट कर ये कारनामा किया। बुमराह के नाम ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर अब 52 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में सिर्फ 10 टेस्ट लगाए। इससे पहले कपिल देव ने 11 टेस्ट में 51 विकेट लिए थे। वहीं पाकिस्तानी तेज गेंदबाज सरफराज नवाज के नाम 50 विकेट दर्ज हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में सबसे कामयाब भारतीय गेंदबाजों में 49 विकेट के साथ अनिल कुंबले तीसरे, 40 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन चौथे और 35 विकेट हासिल कर बिशन सिंह बेदी 5वें नंबर पर हैं। मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुमराह अब तक 3 टेस्ट में कुल 21 विकेट झटक चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे में किसी भारतीय की तरफ से छठा सबसे बेहतरीन आंकड़ा है। इसमें 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा शामिल है। 21 शिकार कर बुमराह ने 2018-19 सीरीज में हासिल की अपने विकेटों की बराबरी भी कर ली है।
साथ ही वे ऑस्ट्रेलिया के 2 अलग-अलग दौरों में 20 से ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। अनिल कुंबले ने ये कारनामा सबसे पहले किया था। उन्होंने 2003-04 में 24 विकेट और 2007-08 सीरीज में 20 विकेट हासिल किए थे। देश की बात हम पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत राजधानी के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज निःशुल्क होगा। दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सरकार या प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली के हमारे सभी बुजुर्गों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का इलाज अब मुफ्त होगा। ये केजरीवाल की गारंटी है। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीआर अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि अमित शाह ने राज्यसभा में अंबेडकर का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई वर्षों के कुकर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। खबर सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां गंगोह कस्बे में कल दोपहर लापता हुए 4 वर्षीय बच्चे का आज सुबह एक तालाब से शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लापता बच्चे का घंटों तक कहीं पता नहीं चल पाने पर परिजनों ने अंत में गंगोह थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। हालांकि परिजन पूरी रात बच्चे को तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज सुबह गुमशुदा बच्चे का लाश घर के बाहर स्थित तालाब उतराता देखकर गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। माना जा रहा है कि बॉल खेलते हुए बच्चा तालाब में गिर गया। शव बरामद होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसका नाम आतिफ था जी। बच्चे का 4 साल का बच्चा था। ये कल कम से ये लगभग जो है 1 बजे से दोपहर से कल से गायब था। इसकी बहुत तलाश भी कर रहे थे। कल भी जो है गोताखोर वो जो है तालाब के अंदर गए, उन्हें नहीं मिला। लेकिन आज सुबह जैसे ही 8 बजे के करीब, 7:15 बजे के करीब गोताखोर ने दोबारा डुबकी लगाई तो बच्चे में पैर लगा उनका और वो जो है निकला। उसके बाद बच्चे की बॉडी को निकाला गया। बच्चा जो है गेंद के पीछे, ऐसा मालूम हुआ कि गेंद से खेलते खेलते गेंद के पीछे तालाब की ओर गया।
कल 17 दिसंबर 2024 को थाना गंगो के कुरैशियान मोहल्ले में एक घर के एक परिवार के सदस्य ने थाना गंगो पर सूचना दी कि उनके घर के 4 वर्ष के एक बच्चा जो है वो लापता है, मिल नहीं रहा है दोपहर से। जब थाने को ये सूचना मिली तो 3 टीम्स का गठन कर आसपास के क्षेत्रों में बच्चे की तलाश की गई एवं घर से कुछ ही दूरी पर करीब 20 से 25 फीट पर एक तालाब है, वहां पर भी शाम होते होते उसके आसपास दिखवाया गया एवं गोताखोरों को लगाकर तालाब में भी दिखवाया गया। आज सुबह पुनः ये एक्सरसाइज जब की गई तो बच्चे का जो शव है वो तालाब में बरामद हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा सत्र से निकलकर आराधना मिश्रा पहुंची चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर। आराधना मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जहां पर किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। संविधान को बचाना है, इसीलिए आज हम लोग पूरे देश में धरना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पहुंची हुई है। यहाँ पर हमारे साथ में मोना मिश्रा जी हैं। मोना मिश्रा जी, कानून व्यवस्था को लेकर के आप ये जो प्रोटेस्ट करने आए, देखिए, सबसे बड़ी अलोकतांत्रिक व्यवस्था कानून में और संविधान में, बाबा साहब के संविधान में ना विश्वास करने वाली जो सरकार है, इसने सबसे बड़ी चीज जो की, आज शांतिपूर्वक हम सब प्रोटेस्ट करने के हमने शुरुआत की थी। कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो जिले में हर जगह जहां पर वो थे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हमारी मांग थी, हम इस 25 करोड़ की आबादी की जनता की आवाज को उठाना चाहते थे। सरकार सदन में जवाब नहीं देती। 3 दिन का सदन है, 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में मात्र 3 दिन का सदन है। सरकार जवाब नहीं देती। अगर शांतिपूर्वक हम सरकार से ये जवाब चाहते थे कि आखिर बेरोजगारी और महंगाई जो चरम पर है, आज जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं प्रदेश में, निजीकरण एक बीमारी बन करके खोखला करता जा रहा है जड़ों को। अगर हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते शांतिपूर्वक रूप में लोकतांत्रिक ढंग से ये प्रदर्शन करना चाहते थे, तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया। बैरिकेटिंग्स ऊंची ऊंची लगाई गई, जिसमें भाले लगा दिए गए, उसमें कटीले तार लगा दिए गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है कार्यालय से। ये कौन सी लोकतंत्र है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? हम चुन करके इसलिए आते हैं कि हम अपनी बात को कहें। हमको सदन में आप बात नहीं करने देंगे, सदन में उन विषयों पे आप जवाब नहीं देगी सरकार, और हमारे नेताओं को आप जबरदस्ती हाउस अरेस्ट करके बंद कर देंगे पूरे प्रदेश भर में। तो ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। मैंने सदन में भी इस का ध्यान भी आकृष्ट किया है, और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा धरना स्थल है, वहाँ। लोकतंत्र पे बड़ा प्रहार नहीं है? मैं यही तो कह रही हूँ कि लोकतंत्र पे प्रहार नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये कहा कि ये किस बात पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से प्रदेश में राम राज्य है। तो ये संभल और बहराइच की घटना जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, वो उसका जिम्मेदार कौन है? आज महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, आज नौजवान जो प्रोटेस्ट कर रहा है रोजगार के लिए सड़कों पे, उस पे आप लाठियां बरसा रहे हैं, उस पर क्या आवाज विपक्ष नहीं उठाएगा? सवाल आपसे नहीं पूछेगा? अच्छा, आप जब सवाल कर रहे हैं विधानसभा में, उसके भी सही से उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। निरुत्तर है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार जवाब देना नहीं चाहती है, किसी तरह का जवाब सरकार नहीं देती है, और जो जवाब देती भी है तो गोलमोल जवाब देती है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा घेराव के ऐलान पर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संभल घटना की तरह ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2 धाराओं में बढ़ चुकी है। कांग्रेस का प्रदर्शन खोखला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाल 2027 में 2017 वाला होगा। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस विहीन और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में द्वंद्व मचा हुआ है। संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संभल की घटना में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की भूमिका की जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सपा और कांग्रेस दो धाराओं में बढ़ती हुई नजर आई। अब समाजवादी पार्टी ये कह रही कांग्रेस उनके कारण लोकसभा की सीटें जीती, कांग्रेस कह रही समाजवादी पार्टी उनके कारण से जीती। दोनों अपने अपने महत्व को दर्शाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश की और समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी होना, ये दोनों तय हैं। इसलिए 2027 में 2017 दोहराने की बात मैं इसलिए कहा करता हूँ कि 2027 में भी 2017 की तरह प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह प्रदर्शन खोखला है, इनके पास न कोई मुद्दा है, न इनके पास कोई नीति है, न इनके पास कोई नेता है। सर एक और सवाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर बयान देते हुए कहा कि किसी को अगर कोई बात कहनी है तो विधानसभा के भीतर आके कहे। विधानसभा सत्र के मौके पर जब सदन चल रहा है तो सड़क पर अराजकता नहीं फैलानी चाहिए। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन के बैग इस्तेमाल करने पर राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि ब्लड का असर होता है, जो विदेश से प्रेरणा लेगा वो विदेश पर फोकस करेगा। चल रही है और कोई बात कहनी है किसी को तो इस समय आके सबसे उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख स्थल है अपनी बात कहने का, और जहां से पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस का कल्याण हो सकता है, जिसको विकास मिल सकता है, उस जगह पे ना कह के रोड पे अराजकता फैलाना कहीं से उचित नहीं है। सर, लोकसभा में प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर चल रही हैं। योगी जी ने कल कहा कि हम इजराइल में यहाँ के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ फिलिस्तीन का बैग लेकर जा रहे हैं। देखिए, ब्लड का असर जरूर होता है, और जब विदेश से कोई प्रेरणा लेगा तो वो विदेशी चीजों पे जरूर फोकस कर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज का विरोध प्रदर्शन किसानों के हित के लिए और पूरे देश और प्रदेश में हो रहे भाजपा के कुशासन के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है और हम विधानसभा तक जाने का प्रयास करेंगे। पुलिस चाहे जितना पहरा लगा ले, मगर हम विधानसभा तक जरूर जाएंगे। आज मैं यहाँ पर रुका हूँ, आप देख रहे हैं कि पुलिस छावनी बनाकर भी जाने के लिए और उसमें जो बाधाएं ला रहे हैं, मैं सोचता हूँ बहुत ही निषेधार्थ है और हम इसका निषेध करते हैं। इस प्रकार से आवाज दबा के जन सामान्य डबल सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के अंदर में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पैदा कर रही है, जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता जागरूक हो चुकी है और इस जागरूक जनता के साथ में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता खड़ा है। आपने देखा कि बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर के विकासों के ऊपर से जो उनकी नाकामयाबी है, उस नाकामी को लोगों का ध्यान हटाने के लिए यहाँ तक कि प्रदर्शन तक पर दबाव करके रोका जा रहा है। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि कल केंद्र सरकार अल्पमत में आ गई। 272 मत चाहिए थे, 269 मत पड़े। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर शिवपाल यादव ने कहा कि कल की वोटिंग के हिसाब से केंद्र सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम इंडिया गठबंधन के ही साथ हैं। केशव मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही है कि फूट डालो और राज करो। प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून व्यवस्था जीरो है, लेकिन यह लोग बेवजह की बातें करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा के थाना फेज 3 में एक प्लेवे स्कूल के शौचालय के बल्ब होल्डर में एक हिडन कैमरा पाए जाने के बाद स्कूल के निदेशक को गिरफ्तार किया गया है।
प्ले स्कूल की एक टीचर ने 10 दिसंबर को बाथरूम में ये कैमरा पाया था, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि टीचर ने बताया कि प्ले स्कूल की एक टीचर ने पुलिस को अपने बयान में दिया कि जब वह 10 दिसंबर को स्कूल के वॉशरूम में गई तो उसने बल्ब होल्डर में कुछ संदिग्ध देखा। उसमें एक जासूसी कैमरा लगा हुआ था। थाना फेज 3 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम नवनीत सहाय है और वो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और थाना फेज 3 के अंतर्गत एक प्ले स्कूल का संचालक भी है। थाना फेज 3 पर एक महिला टीचर जो उस प्ले स्कूल में पढ़ाती है, उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि टीचर्स वॉशरूम में एक बल्ब होल्डर के पीछे एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अभियुक्त ने बताया कि उसने यह कैमरा ऑनलाइन ई-कॉमर्स माध्यम से मंगाया था और फिट करवाया था और कैमरे में कोई चिप नहीं मिली और उसमें कोई रिकॉर्डिंग बरामद नहीं हुई है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो पिछले 6 महीने से इस प्ले स्कूल को संचालित कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र कवरेज के दौरान विधानसभा की तरफ कांग्रेस कूच करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के आसपास लखनऊ कमिश्नरेट की मुस्तैदी चाक चौबंद कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान आज तमाम जो कांग्रेसी है वो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और घेराव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर बात करें लखनऊ कमिश्नरेट की तो पूरी सुरक्षा यहाँ मुस्तैद कर दी गई। आप देख सकते हैं ये हजरतगंज का पॉइंट है जहाँ पर हमारी मौजूदगी और आप देख रहे हैं भारी सुरक्षा बल जो यहाँ पर है वो डिप्लॉयड किया गया है। साफ तौर अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ में जो उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हैं वो पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय। बड़ी संख्या में जो तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने यह ऐलान किया है कि आज विधानसभा के सत्र के दौरान वो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो एजेंडे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर विरोध दर्ज करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उसको देखते हुए लखनऊ कमिश्नर ने पूरी मुस्तैदी दिखा दी और चारों तरफ बैरिकेड करके विधानसभा के पूरे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या तमाम जो कांग्रेसी ये दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है विधानसभा का घेराव करेंगे, क्या वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं या नहीं। सहयोगी रमेश के साथ मैं अंकित तिवारी, के न्यूज लखनऊ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खुले नाले में गिरी 5 साल की बच्ची, मौत। सीसामऊ में खुला पड़ा था नाला। पावर हाउस चौराहे के पास नाले में मिला बच्ची का शव। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शिकायतों के बाद भी नहीं बंद किया गया था नाला। परिजनों में रोष जताई नाराजगी। ग्वालटोली के खलासी लाइन सब्जी मंडी का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिकायतों के बाद भी नहीं बंद किया गया था नाला। परिजनों में रोष जताई नाराजगी। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालटोली के खलासी लाइन सब्जी मंडी का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नगर निगम की बड़ी लापरवाही इस वक्त सामने आ रही है। खुले नाले में गिरी 5 साल की बच्ची, गिरने से मौत हो गई। बता दें सीसामऊ में खुला पड़ा था नाला। तमाम शिकायतों के बाद भी नहीं बंद किया गया था नाला, जिसे लेकर परिजनों में काफी रोष है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाले में 5 साल की बच्ची गिरकर 5 साल की बच्ची के गिरने से उसकी मौत हो गई है।
जिसके साथ घटना हुई वो मेरी भतीजी लगती है। उसके पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स खत्म हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का प्रशासन से हमें मदद नहीं मिल रही है। मामला है ये कल की दोपहर की 2 बजे की, बच्ची खेल रही थी और वो नाले में गिर गई। ये नगर आयुक्त की सारी, ये इनकी वजह से ही ये सब कांड हो रहा, क्योंकि उनको तो ऊपर से सब कुछ मिल जाता, लेकिन वो अपनी तरह से पूरी फॉर्मेलिटी अदा नहीं करते हैं। बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते वो नाले में, टूटा हुआ नाला था, उसमें बच्चा गिर गया और बच्चा गिरने के बाद उसको पता चला 1 किलोमीटर जाके वहाँ बच्चा खत्म हो गया नाले में। नाला बंद नहीं, कभी टूटे, सारी जगह टूटे पड़े हुए हैं। आप देखिए जगह तो नाले टूटे पड़े हैं। घटना ये हुई है कि एक 7 साल की बच्ची नाले में गिरकर मौत हो गई है, ऐसा लोगों का कहना है। जब मैं मौखिक निरीक्षण किया, देखा कि जाके वहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ था, तो नाले से गिरकर मौत हुई। इसका ये जांच का विषय है, नगर निगम के सभी अधिकारी अपने काम पे लग गए। विषय यह है कि आज जब से मैं पार्षद बना हूँ तब से मैं सदन में नाले का मुद्दा उठा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं JMD न्यूज के माध्यम से नाले का मुद्दा उठाया, इससे पहले भी मैं नाले का मुद्दा उठाया, पर अभी तक नाले पर जहां जहां नगर निगम निधि से होना था थोड़ा बहुत काम हो गया। अब मैं चाहता हूं शासन द्वारा एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर इस पे पूर्ण रूप से नाले का निर्माण किया जाए, जिससे और विभिन्न प्रकार की चीजें, दुर्घटनाएं, मुझे लगता है 7 साल में ये चौथी डेड बॉडी नाले से हो रही है। संज्ञान में आया है, जैसा कि पार्षद जी ने भी हम लोग को अवगत कराया कि एक बच्ची है जिसके साथ दुर्घटना हो गई है, तो यहाँ मौके पर आए। इनके जो परिवारजन है, बताया जा रहा है कि इनके माता पिता नहीं हैं, इनकी जो रिश्तेदार हैं उनसे वार्ता की गई। इनके द्वारा बताया गया है कि नाले में गिरकर बच्ची की मृत्यु हुई है। इसकी हम जांच करा रहे हैं कि नाले में गिरकर हुई है या किसी अन्य कारण से हुई है, और जांच में जो भी आएगा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जो भी यहाँ पर जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है, उसको अतिक्रमण को हटाकर, इसको इंक्रोचमेंट इलीगल जो भी उसको हटाकर, इसमें आवश्यक जो भी हम लोग सुरक्षा के प्रबंध करेंगे। और पार्षद जी साथ में है, और जो भी जन सामान्य इनसे वार्ता की गई है, और जो भी उचित कदम उठाए जाएंगे नगर निगम की तरफ से उठाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां बहजोई इलाके में DM कार्यालय से केवल 100 कदम दूर दिन दहाड़े अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अधिवक्ता की हत्या करने के इरादे से एक के बाद एक 3 से 4 गोलियां चलाई। गोलीकांड की इस घटना से आसपास समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद इलाज के लिए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है, जहां चिकित्सकों ने अधिवक्ता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर व्यापक जांच पड़ताल की है। हालांकि कोई प्रत्यक्षदर्शी पुलिस को हमलावरों के संबंध में जानकारी नहीं दे सका है। इसका सत्यपाल सिंह नाम है जी। ये श्रीनगर कनेटा गांव है, बजू के पास, वहाँ का रहने वाला है। इसके गोलियां दिखी हैं, पीछे की तरफ 4 निशान है, एक आगे दिखी जी, और एक चोट इसके पैर में भी है। और कंडीशन इसकी फिलहाल तो ठीक है, अभी हमारे यहाँ से स्टेबल हो रहा है। हमने इसको बेसिक इलाज दे करके मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां इंदिरा नगर स्थित सेक्टर 19 की पुलिस चौकी पर देर रात पुलिस और अधिवक्ता के बीच झड़प हो गई। पुलिस चौकी के सामने पान की गुमटी पर सिगरेट पीने को लेकर विवाद शुरू हुआ। चौकी में तैनात सिपाही ने अधिवक्ता को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद तैश में आए अधिवक्ता ने फोन कर अपने अन्य साथियों को पुलिस चौकी बुला लिया, जिसके बाद वहां तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंचने के साथ ही स्थिति पर काबू पाया जा सका। इंदिरा नगर के सेक्टर 19 निवासी उत्कर्ष पेशे से अधिवक्ता हैं। उत्कर्ष रिटायर्ड जज के रिश्तेदार भी हैं। उत्कर्ष ने बताया कि मंगलवार रात 9 बजे वो सेक्टर 19 की पुलिस चौकी के सामने बनी पान की गुमटी पर सिगरेट पी रहे थे। तभी चौकी पुलिस में तैनात सिपाही सूरज वहां पहुंचा और सिगरेट पीने का विरोध करने लगा। इस पर उत्कर्ष ने अपना परिचय देते हुए 10 मिनट में निकल जाने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। मौके पर चौकी इंचार्ज हरिओम पटेल भी पहुंच गए। दोनों ही पुलिसकर्मी उत्कर्ष को चौकी के अंदर ले गए, जहां उसकी पिटाई कर दी। चौकी के अंदर उसका मोबाइल छीनने लगे, लेकिन किसी तरह उसने इस बात की सूचना पिता को दे दी। आरोप है कि मौके पर पहुंचे पिता को भी पुलिस ने पीट दिया। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर अधिवक्ता के कई साथी और परिजन गाजीपुर थाने की सेक्टर 19 पुलिस चौकी पहुंच गए। भाई
भाई अगली खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां एम्बुलेंस से आलू व श्रमिक ढोने का वीडियो वायरल। राज्य सरकार की एम्बुलेंस आलू उपज ढोती दिखाई दी। एटा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पीएससी खड़ुआ से लेबर जा रही एम्बुलेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से स्वास्थ्य विभाग को रही फजीहत। एटा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, वायरल वीडियो से स्वास्थ्य विभाग की हो रही है फजीहत। एम्बुलेंस से आलू व श्रमिक ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्य सरकार की एम्बुलेंस आलू उपज ढोती दिखाई दी। सोशल मीडिया पीएससी खड़ुआ से लेकर जा रही एम्बुलेंस का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की फजीहत की जा रही है। एटा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस से आलू व श्रमिक ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर स्वास्थ्य विभाग की फजीहत की जा रही है। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्दियों में दर्शन करने अयोध्या पहुंचने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार की प्राथमिकता वाले इस तीर्थ स्थल का रात में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के मद्देनजर प्रशासन ने राहत दिलाने के प्रबंध कर दिए हैं। नगर निगम ने अयोध्या कैंट व अयोध्या धाम में अलग अलग 7 स्थानों पर अस्थायी रैन बसेरों का संचालन शुरू कराया है। रैन बसेरों में बेड सहित गद्दा, चादर, कंबल व तकिए भी उपलब्ध करा रखे हैं। इन रैन बसेरों में धार्मिक पर्यटन के लिए अयोध्या धाम पहुंचने वाले 500 प्रवासियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निगम ने अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट इलाकों के महत्वपूर्ण चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्थायी निषाद राज गृह आश्रय गृह में भी 300 तीर्थयात्रियों को ठहराने की व्यवस्था है। साथ ही रेलवे स्टेशन परिसर में रेल प्रबंधन ने भी रेल यात्री के रूप में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए एक आश्रय स्थल संचालित करवाया है। इसी तरह कस्बाई व ग्रामीण क्षेत्रों में रैन बसेरे भी बनवाए गए हैं, जहां ठहरने की सुविधा मुहैया कराने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये देखिए, फंस कर देखें आप, झमाझम बिल्कुल है। देखिए, रोडवेज बस स्टेशन जो है अयोध्या का यहाँ पे है। हम लोगों ने 7 जगहों पे अस्थायी रैन बसेरे की हम व्यवस्था कर रहे हैं और सारे जो हमारे रैन बसेरे हैं कुछ आज से संचालित हो जाएंगे और 15 तक सारे संचालित हो जाएंगे। तो हमारी लगभग ये 500 लोगों की क्षमता का अस्थायी रैन बसेरा हम लोग इसको क्रियाशील करने जा रहे हैं। ये रोडवेज स्टेशन यहाँ पर है, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, ये जो हमारा बंधा तिराहा है, रामकथा पार्क है, पुराना क्वीन हो पार्क, इन सभी जगहों पर हम लोग रैन बसेरा ये बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो 24/7 और हमेशा के लिए एक परमानेंट जो हमारा आश्रय गृह बना हुआ है, उसमें 300 की क्षमता का है, जो निषाद राज गुह आश्रय गृह जो रोडवेज स्टेशन जो अयोध्या धाम का है उसके समीप बना हुआ है, वो तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल रोको आंदोलन की कॉल के अंतर्गत आज किसानों ने पंजाब में कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की।
इसी कड़ी में अंबाला के साथ सटे मोहाली जिला के सरसिनी फाटक पर भी ठीक 12 बजते ही किसान रेल की पटरियों पर आ गए और अंबाला चंडीगढ़ रेल ट्रैक को जाम कर दिया। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक पर बैठे किसानों ने सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। आज हम सरसिनी के पास बैठे हैं, यहाँ ट्रैक जाम किया गया है। यह किसान मजदूर मोर्चे की काल थी और हमारे शंभू और खनौरी के ऊपर जो चल रहे आंदोलन के अंदर जगजीत सिंह डल्लेवाल आज लगभग 21वें दिन के अंदर प्रवेश कर गए हैं। उनके जो हालात हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं, खस्ता हो चुके हैं। लेकिन भारत की सरकार, तानाशाह सरकार, मोदी सरकार, कारपोरेट घरानों की बिकी हुई सरकार एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं रही। किसान मजदूर मोर्चे को और गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चे को मिला है सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर बात की है, लेकिन लंबे समय से सरकार ने कोई इस मसले के ऊपर एमएसपी गारंटी कानून के, कर्जा मुक्ति के, किसान मजदूरों का जो भी धरना चल रहा है इसके बारे में एक दिन भी बात करने के लिए कोई कदम नहीं आगे बढ़ा। आपसे बता रहे हैं जहां विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने रेल रोको का ऐलान किया, जिसका प्रभाव अब हर जगह पर देखने को मिल रहा है। वहीं अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि रेल रोको को लेकर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। रेलगाड़ियों को बड़े रेलवे स्टेशन पर ही रोका गया है। लंबे रूट वाली ट्रेनों को कैंसिल नहीं किया जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने आज पंजाब में रेल रोको का ऐलान किया है, जिससे एक तरफ जहां आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अंबाला रेल मंडल ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि किसानों के रेल रोको को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। हेल्प डेस्क लगाए गए हैं और यात्रियों के लिए समय समय पर अनाउंसमेंट की जा रही है। रेलगाड़ियों को बड़े स्टेशन पर ही रोका गया है। वहीं सभी रेलवे स्टेशन पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। इस दौरान लंबे रूट वाली गाड़ियों को रद्द नहीं किया जाएगा। रेलवे की तरफ से व्यवस्था ये है कि जो ट्रेनें रेगुलेट हो रही हैं उन ट्रेनों को बड़े स्टेशन पे रोका जा रहा है, जहाँ पे कि यात्री सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो पानी की व्यवस्था है, कैटरिंग की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा अंबाला कैंट जो कि एक मेन जंक्शन है, यहीं से रूट डाइवर्ट होता है चंडीगढ़ का और लुधियाना साइड, सहारनपुर साइड, दिल्ली साइड। तो यहाँ पे हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे मेआई हेल्प डेस्क बूथ चालू किया गया है, जहाँ पे यात्रियों को प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। प्रॉपर अनाउंसमेंट्स के माध्यम से यात्रियों को हम ट्रेनों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। किसानों की इस मांग को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता वो किए गए हैं प्रबंध, और इस दौरान कम से कम 30 ट्रेन करनी है। और जो ट्रेन जहाँ पे है स्टेशन नज़दीक है, जहाँ पर रोटी पानी की मतलब खाने पीने की सुविधा है, उसको वहाँ रोका जाएगा। ये अफसरों का आदेश है ऊपर से, और बाकी के यात्रियों को बताया जा रहा है और अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि भाई इस टाइम से इस टाइम किसानों के द्वारा ट्रेन रोको आंदोलन है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री राजेश नागर ने आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 समस्याओं पर सुनवाई की। इस दौरान 7 समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया। वहीं बैठक में बिना कारण अनुपस्थित रहे एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मंत्री ने अधिकारियों की गलत बयानी पर भी नाराजगी जताई और नगराधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया, ताकि मामले की पुनः जांच हो सके। इसी बीच आपको लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी नेता। लखनऊ से अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया नेतृत्व। भारी पुलिस बल ने कांग्रेस के प्रदर्शन को रोका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई जमकर झड़प। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को रोका गया है। अजय राय की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन समाप्त।
राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, अजय राय को अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी क्या कुल जानकारी पूरी निकल कर आ रही है? बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने तरीके से आज जो है विधानसभा घेराव का आह्वान किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में एक तरीके का आज जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लगाकर जो है तमाम जगहों पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, आज विधानसभा घेराव करने का जिस तरीके से आह्वान किया था प्रदेश अध्यक्ष है जो अजय राय और जो है यूपी प्रभारी बनाए गए अविनाश पांडे के नेतृत्व में आज जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन कहीं न कहीं दर्ज हुआ। हालांकि लोग जो है विधानसभा के लिए पूछते थे, लेकिन तमाम जो है यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने कहीं न कहीं उनको विधानसभा जाने से रोका। और अविनाश पांडे की अगर बात करें और जो है जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें ईको गार्डन भेज दिया। हालांकि प्रदर्शन समाप्त हो गया है, लेकिन इस तरीके से आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से देखते हुए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे थे, कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन जारी था। इस प्रदर्शन में अजय राय की गिरफ्तारी हो गई। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी नेता। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। पीलीभीत से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पीएससी ने प्राथमिक उपचार के बाद किसान को रेफर किया। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचे सीओ बिसलपुर। पुलिस पूरे मामले की कर रही है कई एंगल से जांच। खेत पर काम कर रहे किसान को गोली मार दी गई। पीलीभीत से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन पहले मेड़ को लेकर किसान का हुआ था विवाद। हमलावर से बचकर किसान ने थाने पहुंचकर बचाई जान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण सिंह जुड़ चुके हैं। करण जी, जैसा कि मामला सामने आ रहा है, किसान की गोली मारने की कोशिश की गई है, ये पूरी जानकारी अभी तक की क्या है आपके पास? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं, मामला पीलीभीत के थाना बिरबंडा के गांव सीतलापुर का है, जहां पर एक सिख किसान आज अपने खेत पर सिंचाई का काम कर रहा था। इस दौरान कुछ सिख बदमाशा उस पर गोली चलाई। बता दूं, गोली लगने से वो मौके पर घायल हो गया, जिसमें आसपास के लोगों को तुरंत लेके सीएचसी सेंटर पहुंचे और उसका इलाज किया। हालांकि किसान अपनी जान बचाने के लिए थाने भी पहुंचा, जहां जिसके बाद मौके पे घटनास्थल पे सीओ बिसलपुर गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है और जमीनी रंजिश का जो मामला बताया जा रहा है। करण सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पीलीभीत से अहम खबर आपको बता रहे थे, जहां किसान को गोली मार दी गई। पुलिस पूरे मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव शीतलपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें, 2 दिन पहले मेड़ को लेकर किसान का हुआ था। इसी बीच आपको नोएडा से अहम खबर बता रहे हैं। नोएडा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ शिकंजा। जमानत पाने के लिए फर्जी सिग्नेचर करने का खुलासा हुआ है। गैंगरेप के मामले में जमानत पाने के लिए फर्जी सिग्नेचर। जिला कोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेजों पर फर्जी सिग्नेचर की बात सामने आ रही है। अदालत से राहत पाने के लिए जमा किए गए थे दस्तावेज। गिरफ्तारी से बचकर थाईलैंड में रहने के दौरान दस्तावेज जमा किए थे।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी, स्क्रैप माफिया रवि काना का जो मामला है अभी सामने आ रहा है, इसको लेकर आपके पास क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है? सिग्नेचर को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, रवि काना जो है स्क्रैप माफिया, ये बड़ा स्क्रैप माफिया है और करीब इसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज हैं। जो सबसे ज्यादा इसका जो रोल रहा है वो स्क्रैप माफिया का रहा है और इसकी कुछ दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। थाईलैंड से इसकी गर्लफ्रेंड के साथ में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर के इसने जमानत पाने के लिए इसने फर्जी दस्तावेज पे अपनी साइन करके जमानत के लिए कोर्ट में लगाया था। मैं इसके जो फर्जी दस्तावेज की जांच हुई और उसमें इसकी साइन की मिलान हुई तो फर्जी साइन है, जिसको लेकर के बीकाटू थाने में इसके ऊपर FIR दर्ज किया गया। जिसका जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अशोक द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटर नोएडा से आपको अहम खबर आपको बता रहे थे। नोएडा से एक और खबर आपको देते। नोएडा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, नहीं थम रहे लिफ्ट अटकने के हादसे। ग्रेटर नोएडा से एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं लोग। नामचीन मॉल में अचानक चलती हुई लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट अटकने से लिफ्ट में फंसे लोगों की सांसें अटकी। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं, 1 घंटे तक बंद लिफ्ट में फंसे रहे 4 वर्षीय बच्चे के साथ। 1 घंटे तक मेंटेनेंस के कर्मचारियों की नहीं मिली मदद। 112 के पहुंचने पर लोगों को किया गया रेस्क्यू। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी जी, जैसा कि लिफ्ट रुकने का मामला सामने आ रहा है और घंटों तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है, क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है? जिसका मामला वो ग्रेटर नोएडा का है, जहाँ पर जो है ये बिशप थाना क्षेत्र में पड़ेगा। इसे गैलेक्सी डायमंड प्लाजा करके मॉल है, वहाँ पर जो है लिफ्ट घंटों फंसी रही। जबकि गौतम बुद्ध नगर में लिफ्ट के कई सारे हादसे पहले भी हो चुके हैं, जिसको लेकर लिफ्ट एक्ट लागू किया गया है, जिसको लिफ्ट की मेंटेनेंस को देखने के लिए खास करके बिल्डर को प्रशासन के द्वारा सजस्ट किया गया है कि लिफ्ट की खासा देखभाल करें। उसके बावजूद भी करीब घंटों लिफ्ट फंसी रही डायमंड प्लाजा मॉल के अंदर, जिसमें कुछ बच्चे भी फंसे रहे और कुछ लोग फंसे रहे। लगभग घंटों करीब वही डायल 112 नंबर बुलाने के बाद में काफी मेहनत के बाद पुलिस के द्वारा इनको सबको निकाला गया। तो इसका कहीं ना कहीं बता दूं, ग्रेटर नोएडा के अंदर में पहले भी लिफ्ट के मामले कई सारे ऐसे आए हैं जिसमें लिफ्ट हादसे भी हुए हैं, जिसमें करीब 9 लोग कुछ टाइम पहले बिशप थाना क्षेत्र में ही जो लिफ्ट गिरने से खत्म हुए थे। तो जिसको लेकर के लिफ्ट के लिए सब कानून ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बनाया गया, उसके बावजूद भी ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक द्विवेदी जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की हम खबर आपको बताए थे, जहां लिफ्ट अटकने से 4 वर्षीय बच्चे समेत कई लोग फंसे रहे। कई घंटे तक मेंटेनेंस के कर्मचारियों को नहीं मिली मदद। अगली खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर से अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डीसीपी साउथ टीम को मिली बड़ी सफलता। गोविंद नगर में चोरी की 10 बाइकों समेत चोर अरेस्ट किया गया है। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बांदा, हमीरपुर और मौदहा से चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। शातिर चोर चोरी के बाद बाइकें बेच देता था। बांदा, हमीरपुर और मौदहा से चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शातिर चोर चोरी के बाद बाइकों को बेच देता था। पुलिस ने आरोपी चोर को अरेस्ट कर जेल भेजा। एसीपी बाबूपुरवा अंजलि विश्वकर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। क्षेत्र में एक ने लगभग 10 बाइक्स की चोरी पकड़ी गई है। चोर का नाम है वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू और ये महोबा जिले का रहने वाला है। यहाँ हमारे रतनलाल चौकी में अभी अकेला रहता था, तो जो रेगुलर चेकिंग होती है उसमें हमारी गोविंद नगर टीम ने एक संदिग्ध वाहन को रोका और पूछा कि पेपर्स कहाँ है। जब वो पेपर्स नहीं दिखा पाया और हमने जब चेक किया तो पता चला कि बाइक का जो नंबर है वो ऑलरेडी किसी और व्हीकल से जुड़ा हुआ है और उससे पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि चोरी की बाइक है। तो विदिन 4 आवर्स और पूछताछ में हम लोगों ने करीब 10 बाइक्स
रिकवर की है, जिसमें से 8 पे मुकदमा ऑलरेडी नौबस्ता, बर्रा और कोतवाली में रजिस्टर्ड है। और उसी क्रम में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये चोर पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।